हमारे इस बुलेटिन में आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। लखनऊ में पूज्य देवी अहिल्याबाई होलकर जन्म त्रिशताब्दी वर्ष स्मृति अभियान के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत किया। तो वही कार्यक्रम में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और विजेश पाठक मौजूद रहे। साथ ही मंच से संबोधित भी करेंगे। तो बता दें कि जहां पर देवी अहिल्याबाई होलकर जन्म त्रिशताब्दी समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए थे और इस दौरान ही वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। स्टेज पर बैठे हुए सीएम नजर 25 वर्ष की 2 श्रेणियों में प्रतिभागी दिखाएंगे अपना ज्ञान और 31 मई को होंगे जनपद स्तर पर सम्मान समारोह। दोनों वर्गों में 3-3 प्रतिभागियों को पुरस्कार देना भी निश्चित किया गया है। तो देर किस बात की, अभी करें रजिस्ट्रेशन और बने नए भारत के ज्ञान योद्धा। लोक माता अहिल्याबाई होलकर प्रतिभा। आज हमारे बीच में एक विशेष उपस्थिति है। उत्तर हिंदुस्तान में अपने शौर्य का परिचय देते हुए सूबेदार मल्लराव होलकर ने हिंदवी समाज की भगवी पताका लहराते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज का अखंड हिंदुस्तान का सपना कटक से अटक तक हिंदू राष्ट्र स्थापित कर पूर्ण किया। आज उसी वंश के, जिस वंश की हमारी रानी अहिल्याबाई होलकर हैं, हमारे बीच में श्रीमंत उदय सिंह राजे होलकर हैं। मैं उनका भी आज इस मंच पर हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। मैं कृपया बहनों से कहूंगा व्यवस्था बना लें वहां। अब मैं आग्रह करूंगा राजमाता अहिल्याबाई होलकर को समर्पित या त्रिशताब्दी स्मृति अभियान की प्रस्तावना के लिए मैं आग्रह करता हूं हमारे प्रदेश महामंत्री श्री संजय राय जी। बोलिए भारत माता की। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य चलिए इसी बीच बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। यूपी सरकार में फेरबदल की संभावनाएं जताई जा रही। विकास कार्य और प्रशासनिक मुद्दों पर भी इस दौरान बातचीत की गई। नीतिगत फैसलों को लेकर चर्चा हुई है। 1 साल से पीडब्ल्यूडी मंत्री पद खाली है। वहीं नए चेहरों के मंत्रिमंडल में शामिल होने की भी बात कही जा रही है। तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि हो सकता है यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार हो सके। कई दिनों से जो पद खाली है, क्योंकि लगभग 1 साल से बताया जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी का जो पद है वो खाली है। इसी के मद्देनजर ये कहा जा रहा कि हो सकता है इसको लेकर के भी चर्चा की गई हो। राज्यपाल और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच में लगभग 1 घंटे ये मीटिंग चली। इस दौरान तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई और साथ ही आपको बता दें पीडब्ल्यूडी का जो पद है वो इसलिए खाली है क्योंकि बीते दिनों ही देखा गया था जितिन प्रसाद के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद से ये पद अभी तक खाली है। इसी पर हमारे साथ बीजेपी के नेता अश्वनी शाही जुड़ चुके हैं। अश्वनी जी, पहले तो आपका स्वागत है। मैं ये जानना चाहूंगी, देखिए अटकलें बहुत जोरों से चल रही है। आपकी पार्टी है, आपको ज्यादा अच्छे से जानकारी होगी। क्या मंत्रिमंडल का विस्तार यूपी में होने वाला है? या मीटिंग क्या कुछ कहती है? धन्यवाद अंजलि जी। देखिए अभी जो मीटिंग हुई अभी महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी की, ये एक शिष्टाचार की बैठक थी और बीच बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी महामहिम राज्यपाल से मिलते रहते हैं। और रही जहाँ तक मंत्रिमंडल विस्तार की बात, तो सरकार का अभी जो है बचा हुआ है कार्यकाल, तो उसमें जो जगह खाली है उसको भरा भी जाना है। तो अगर ये सर्वाधिकार सुरक्षित होता है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, तो कब उनको आवश्यकता अपनी मंत्रिमंडल विस्तार की है, किसको हमको ऊर्जावान व्यक्तित्व को आगे ले आना है। तो इस समय पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी में जितने नवयुवक राजनेता हैं उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। तो निसंदेह जो है आज नहीं कल मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा, लेकिन अभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। ये प्रयास लगाए जा रहे हैं कि अब आप लोगों के पास तो सूत्र होते हैं जो हम लोगों से भी तेज होते हैं, उस पर मुझे कोई जो है प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाना है, मगर ये है कि अभी कोई ऐसी कोई आधिकारिक सूचना नहीं। मैं आपसे ये भी जानना चाहिए, लगभग 1 साल से ये बताया जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी का जो मंत्री पद है वो खाली है। इतनी देरी लग रही है पीडब्ल्यूडी के मंत्री पद, आखिर किन वजहों से लग रही है?
देखिए, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय माननीय मंत्री जी जो है केंद्र सरकार चले गए, तो वो खाली नहीं है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास विभाग अपने आप स्वयं चला जाता है और पीडब्ल्यूडी का कोई कार्य रुका हुआ नहीं है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ऐसे ही 15-20 विभाग होते हैं, तो देरी लगने की कोई बात नहीं है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी को ये लगेगा कि हाँ, मंत्रालय जो है अब किसी न किसी को ये सौंपना चाहिए, अब समय है, तो वो देंगे। तो मैंने पहले ही कहा कि सर्वाधिकार सुरक्षित होता है माननीय मुख्यमंत्री के पास, तो अभी ऐसा इसको खाली हम नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए अब 20-25 मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री जी के पास होता है, तो विभागों के मंत्री नहीं होते हैं, तो विभाग खाली थोड़े ही होता है, उसका काम तो चलता ही रहता है और अनवरत काम चल रहा है। चाहे पूरे प्रदेश में जो है पीडब्ल्यूडी विभाग अपने उसी ऊर्जा के साथ काम कर रहा है, जैसे मंत्रालय होने पर माननीय मंत्री जी से तब काम होता था। तो जल्दी ही आप लोग ये अगर कहीं से आपको सूत्रों के द्वारा सूचना मिली है तो हो सकता सच्चाई हो, फिर भी मैं कहूंगा कि कोई आधिकारिक अभी कोई सूचना ऐसी नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कुमार राकेश भी जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपसे जरा समझना चाहूंगी, ये जो मीटिंग हुई है वो क्या कुछ निर्देश देती, क्योंकि अटकलें ये हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। हमारे साथ बीजेपी के मंत्री जुड़े थे, उन्होंने कहा कि केवल ये एक शिष्टाचार भेंट है। किस तरीके से आप देखते हैं इसको? हेलो जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो राकेश जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, आप मिल पा रही है, बोलिए। जी, मैं जरा समझना चाहूंगी, देखिए हमारे साथ बीजेपी के मंत्री जुड़े हुए, तो उन्होंने तो इस पूरे मीटिंग को, दोनों ही जो मीटिंग हुई है उसमें साफ उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अटकलें ये लगाई जा रही कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। किस तरीके से, क्या कुछ मायने है इस मीटिंग के, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार प्रोग्रेटिव है, मुख्यमंत्री का कभी भी कर सकते हैं। एक्चुअली जितिन प्रसाद आ गए केंद्र में, उनका पोस्ट खाली है, विधान परिषद में पोस्ट खाली है और कई विभाग अभी बिना कमान के हैं। एक मंत्री के पास कई विभाग हैं, तो उससे जो प्रशासनिक गतिविधियां हैं वो कहीं न कहीं प्रभावित तो होती है। लेकिन वहां पे जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने अपने शासन को संभाला है और चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैन पावर का, चाहे मंत्रिमंडल हो, चाहे प्रशासनिक में हो या ब्यूरोक्रेसी में, उसका एक महत्व होता है। ठीक है, उनका एक मिलना है, राज्यपाल से मिल रहे हैं, वो खबरें कहाँ चलती है, जब तक कि सीएमओ या मुख्यमंत्री या पार्टी अध्यक्ष उसको कंफर्म नहीं करते हैं तब तक वो खबर नहीं मानी जाती है। वैसे ही पिछले दिनों इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन नरेंद्रपुरी प्रधानमंत्री को एक सवाल बोल चुके थे कि प्रधानमंत्री ने ऐसी व्यवस्था कर दी है, हम लोग खबरों की दुकान बंद कर दी है। तो कमोबेश वही योगी आदित्यनाथ जी की स्थिति है, वहां से भी खबरें निकलना बड़ा मुश्किल होती है। लेकिन हम पत्रकार बिरादरी के लिए खबरें जरूरी भी हैं, तो जो जरूरत भी है वहाँ रिक्वायरमेंट भी है। अब वो कब करते हैं, नहीं करते हैं, वो उनकी सदिच्छा पर निर्भर करता है, जैसा मुझे लगता है और होना चाहिए। और अभी 2027 में चुनाव है, ये 25 है, चुनाव की कवायद व्यवस्था शुरू हो गई है। भाजपा पहले से ज्यादा परिवर्तन आया है, जैसे कि पहले वाम दलों का था कि जिस दिन चुनाव जीतते थे उसी दिन से चुनाव की तैयारियां शुरू करते थे। आज की तारीख में वो राह भटक गए हैं। कांग्रेस की कोई ना नीति है, ना रीति है। समाजवादी पार्टी पूरी राह भटकी हुई है, उनको राष्ट्रवाद से मतलब नहीं है, कांग्रेस को राष्ट्रवाद से मतलब नहीं है। तो पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र को आगे लेकर के या राज्य को आगे लेकर चलना चाहती है, लेकिन उसमें जो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी तत्व है, प्रशासनिक तत्व है या राजनीतिक तत्व है, उनको डालना चाहिए और डालना पड़ेगा, तभी उसको एक्सेल कर सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं, उत्प्रेरित कर सकते हैं, गतिशील बना सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन सर देखें तो 2027 में विधानसभा चुनाव है, तो क्या इससे पहले ये माना जा सकता है, हालांकि, और दूसरा सवाल मेरा ये भी होगा कि क्या किसी मंत्री का पत्ता साफ हो सकता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ बार बार ये कहते हुए नजर आए कि जो मंत्री काम नहीं करेगा उसको मंत्रिमंडल से बाहर निकाल लिया जाएगा, उसकी कोई जगह नहीं है। दोनों ही बातों को जुड़ा हुआ एक सवाल मैं लेना चाहूंगी, 2027 का रोड मैप तैयार किया जाएगा अभी से ही? ये सवाल आपका मेरे से है? जी नहीं, देखिए, जो पत्ता साफ होना है या किसी का विभाग कम है या ज्यादा है, इस मामले में मैंने योगी जी का जो मॉडल उन्होंने अपनाया है, मोदी जी की ही तरह उन्हीं के तर्ज पे कि प्रशासनिक जो भी मंत्री जहाँ काम कर रहे हैं उन पे उनकी पैनी नजर रहती है, कौन कैसा कर रहा है। ये शैली हमारी अद्भुत शैली है,
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का। तो योगी आदित्यनाथ जी ने उसी शैली पे सबका उन फाइलों रखते हैं, कौन कितना कहाँ कैसा काम कर रहा है। लेकिन पिछले दिनों हंगामा हुआ था उनके खिलाफ, एक चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी बोले, चाहे और जो लोग बोले, जो भी बातें आई संगठन को लेके, वो ठीक नहीं था योगी आदित्यनाथ के लिए कि ब्यूरोक्रेसी को ज्यादा इम्पावर करना। किसी भी व्यवस्था में यदि ब्यूरोक्रेसी को ज्यादा इम्पावर करेंगे तो जो राजनीति है, जो चुने हुए सेवक हैं, जो भी एमएलए हैं या एमपी जो भी हैं, वो कहीं न कहीं प्रताड़ित और अपमानित महसूस करते हैं। मैं 37 साल से पत्रकारिता में हूँ, मैंने गवर्नेंस को बहुत करीब से देखा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको कि वो व्यवस्था थोड़ा उन्होंने योगी जी ने सुधारा है। पहले वाली स्थिति अब वो नहीं रही, जो थी अब वो नहीं रही, लेकिन अभी भी उनको एक सक्षम राजनेता की तरह ब्यूरोक्रेसी को ज्यादा पावर नहीं देना चाहिए। अपने एमएलए पे, अपने मंत्रियों पर भरोसा करना चाहिए और ब्यूरोक्रेसी नौकरशाह कहे जाते हैं, वो नौकर रहे, नौकर की तरह रहना चाहिए। यदि उनको सर पे चढ़ाएंगे तो शाह बनेंगे और आपको बर्बाद करेंगे। भारतीय राजनीति में, इतिहास में ऐसे कई पन्ने हैं जहां से नौकरशाही ने राजनीति को, राजनेता को और पार्टी को समय समय पर नुकसान पहुंचाया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी पहुंचाने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। वहीं यूपी सरकार पर और ऑस्ट्रेलिया के मूनास विश्वविद्यालय के बीच एक एमओयू साइन किया गया। यह एमओयू जो है वो प्रदेश के बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों और अध्यापनरत शिक्षकों के लिए शोध, अनुसंधान, प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह समझौता उत्तर प्रदेश की शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने में मदद करेगा। राज्य के अंदर 22 राज्य के विश्वविद्यालय हैं। केंद्र सरकार के द्वारा वाराणसी में बीएचयू, लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय और अलीगढ़ में एएमयू का संचालन भी केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। 2 आईआईटी कानपुर और वाराणसी में, आईएम लखनऊ में। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के पास 5 कृषि विश्वविद्यालय, 3 मेडिकल विश्वविद्यालय, 3 टेक्निकल यूनिवर्सिटी, 1 मेडिकल विश्वविद्यालय, 1 आयुष विश्वविद्यालय के साथ ही वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के पास 1 ओपन यूनिवर्सिटी भी है। स्टेट यूनिवर्सिटी के द्वारा एफिलिएटिंग कॉलेजेज, वहाँ पे हायर एजुकेशन की व्यवस्था का संचालन करते हैं। मेडिकल एजुकेशन के माध्यम से मेडिकल कॉलेजेज हर जनपद में मेडिकल की एजुकेशन और आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना योगदान देते हैं। कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में नई तकनीक प्रदेश के अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो सके, इसकी जानकारी वहां पर उपलब्ध करवाने में अपना योगदान देते हैं। प्रदेश के अंदर बेसिक एंड सेकेंडरी एजुकेशन का भी अपना एक अच्छा नेटवर्क है, लेकिन समय के अनुरूप इसमें परिवर्तन आज की आवश्यकता है। और दुनिया में जहां कहीं अच्छा हो रहा है, यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का उद्देश्य भी है और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर उस प्रकार का एक माहौल आने के बाद से देना प्रारंभ किया है। वह अयोध्या में 5 जून को सीएम योगी सरयू महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। संतों के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम योगी को आमंत्रित किया है। महंत शशिकांत दास ने सीएम से मुलाकात की है। महंत शशिकांत दास सरयू नृत्य आरती के अध्यक्ष हैं।
वही 5 जून से 11 जून तक 7 दिवसीय सरयू महोत्सव होगा, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होने के लिए आएंगे। विकास कार्यों आदित्यनाथ 5 जून से 11 जून तक 7 दिवसीय सरयू महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। महंत शशिकांत दास सरयू नित्य ने ये उनको आमंत्रित किया है। संतों के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम योगी को आमंत्रित किया है। 5 जून को सीएम योगी सरयू महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। वही महंत शशिकांत दास से सीएम ने मुलाकात करेंगे। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को कानपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान वर्चुअली सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित ओबारा सी विद्युत परियोजना का लोकार्पण करेंगे। इस परियोजना में 660 मेगावाट की 2 अत्याधुनिक इकाइयां स्थापित की गई, जो पूरी क्षमता से विद्युत उत्पादन शुरू कर चुकी है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती देने वाले इस परियोजना पर लगभग 13,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। यह परियोजना न केवल प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मददगार होगी, बल्कि क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा देगी। वही अयोध्या में 5 जून को सीएम योगी सरयू महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। संतों के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम योगी को आमंत्रित किया है। महंत शशिकांत दास ने जहां सीएम से मुलाकात की है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर महंत शशिकांत दास सरयू नृत्य आरती के अध्यक्ष हैं। 5 जून से 11 जून तक ये 7 दिवसीय सरयू महोत्सव होगा, जिसका उद्घाटन खुद सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो महंत शशिकांत दास सरयू नृत्य आरती के अध्यक्ष हैं। 5 जून से 11 जून तक लगभग 7 दिनों का ये महोत्सव होगा। सीएम योगी इसका उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। संतों ने उन्हें आमंत्रित किया है। तो रामलला के दरबार में एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और इस दौरान जो उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे सरयू महोत्सव का, जो 7 दिनों के लगभग चलेगी, 5 जून से शुरू होगी। हरियाणा के पूर्व सीएम और केंद्रीय विद्युत और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर 29 मई को जनपद सिद्धार्थनगर के बीएसए ग्राउंड में एक विकास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बताते ये चले कि जहां पर उन्होंने 1000 सीट क्षमता वाले गौतम बुद्ध कन्वेंशन ऑडिटोरियम सेंटर का शिलान्यास किया। तो सिद्धार्थनगर पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर पहुंचे थे और इस दौरान ही सिद्धार्थनगर में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए, शिलान्यास करते हुए नजर आए। आगे का विषय है कि सिद्धार्थनगर जिले में आज जो कपिल वस्तु नाम का जो पुरातन संग्रहालय या पुरातन एक स्थान, यहाँ पर आने का अवसर मिला और इसमें महात्मा बुद्ध जी का जो जीवन, जिन्होंने 29 साल अपने यौवन के यहाँ बिताए और यहाँ से उनको सिद्धि प्राप्त हुई और बाद में वो गौतम बुद्ध बने, इस स्थान पर आकर के उनको बहुत संतोष हुआ है। वास्तव में एक ऐसा दर्शनीय स्थल है कि हमारे यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट, इनकी इच्छा है कि यहाँ पर कोई एक पर्यटन स्थल ऐसा बने कि देश और दुनिया के लोग यहाँ आना शुरू करें और आगे चल करके कुछ ना कुछ योजनाएं जैसा आप बताएंगे वैसा हम इसको आगे बढ़ा करके और कोई ना कोई ऐसे इसका विकास करने के लिए भारत सरकार की ओर से जो भी कुछ हो करेगा उसको जरूर करेंगे, क्योंकि महात्मा बुद्ध की जो कार्यशैली, जो जीवन शैली, जो उनका उपदेश, जो उनका ज्ञान सारी दुनिया में रोशनी देता है, उस रोशनी का रोशनी पुंज केंद्र ये स्थान बने और लोगों को इसका लाभ मिले, यही मेरी इच्छा है। वही छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव झांसी पहुंचे, जहां पर वे अहिल्याबाई होलकर स्मृति अभियान के तहत आयोजित विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री ने स्मृति कार्यक्रम में विभिन्न आयोजनों में भाग लिया और इस अवसर पर ऐतिहासिक विरासत और सामाजिक जो योगदान है उसको लेकर के चर्चा किया।
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी ने लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती को पूरे देश भर में अलग ऊपर करो आईडी के आयोजन अजय ऊपर आईडी करो। लोक माता अहिल्याबाई होलकर का जो सुशासन था, उन्होंने जिस प्रकार से अपने राज्य को चलाया, महिला सशक्तिकरण के प्रति, सुशासन के प्रति, तो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया, सुशासन के लिए जो काम किया, उनकी याद में ये पूरे देश भर में अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी कार्यक्रम के तहत आज झांसी आना हुआ है। पार्टी ने यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया, उस कार्यक्रम में शामिल होंगे और अहिल्याबाई होलकर की जो जन कल्याणकारी नीति रही है, उन सबकी चर्चा आज के कार्यक्रम में करेंगे। वहीं लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय में कार्यशाला पार्ट 2 का आयोजन किया गया। चुनाव को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन किया गया। वहीं प्रदेश भर से कार्यकर्ता और नेता भी इस दौरान मौजूद नजर आए। बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने पर जोर दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहीं प्रदेश भर से जो कार्यकर्ता थे वो वहां पर उपस्थित रहे। तो चलिए, खबरों के हमारे से बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।